आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में आजकल निज़ाम इंसाफ जुडिशल एक्टिविज़म के बजाय जुडिशल राइट्स बल्कि जुडिशल गाइडलाइंस के लिए सरगर्दा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मामलात में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक शिकायती ख़त ने अदल के ऐवानों में तलातुम बपा किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 हाई कोर्ट्स और वकला तंजीमों को इस मामले पर तजावीज़ देने की 25 अप्रैल की डेडलाइन कल पूरी हो जाएगी। ताज़ा तरीन खबर यह है कि पीर को सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी की सरबराही में फुल कोर्ट्स इजलास हुआ था और इसकी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है। परसों लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट भी हुआ था, उसका लाहे अमल भी सुप्रीम कोर्ट भेजा जा चुका है। ताहम पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास होने या ना होने की ताहाल हमारे पास कोई मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत तमाम 8 जज साहिबान ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया कि अदालती काम में सरकारी मुदाखलत का भरपूर और मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया कि मुदाखलत के मुर्तकिब इदारे के सरबरा को अदलिया पर दबाव डालने का जिम्मेदार ठहराया जाए। बादी नज़र में हाई कोर्ट्स की बेंचेस पूरी कुव्वत से आज़ाद अदलिया के दिफा का इजहार कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ खामोश हैं। आज़ाद अदलिया के लिए कभी वकला मुल्कगीर तहरीक चलाते नजर आते थे, लेकिन अब जजेस फाल नजर आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजरने के 2 दिन बाद 27 अप्रैल को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान किया है, जबकि बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की शिकायत पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी है। याद रहे कि चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की पहली समाअत के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इसे असकुद नोटिस केस की कई नुकात पर अदम इत्तफाक किया। अहम सवाल ये है कि अब मंगल 30 अप्रैल को समाअत 6 रुकनी बेंच करेगा या नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसके बारे में भी अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं मिली है। बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक नया बाब इस वक्त जन्म ले रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर असद रहीम, माहिर कानून भी हैं, एनालिस्ट हैं लीगल अफेयर्स के, और बैरिस्टर साद रसूल भी माहिर आइन व कानून भी हैं और एनालिस्ट हैं लीगल और जुडिशल अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। बैरिस्टर असद रहीम साहब, ये बताइएगा कि बहुत ही गैर मामूली पूरी सिचुएशन नज़र आ रही है और शायद हमने पहली बार देखा है कि जो बार है वो उस तरह से अदलिया आज़ादी के इस मामले के हवाले से मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही, मगर इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक जो बेंच है वो बहुत है और एक पूरी हाई कोर्ट जो है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो अब एक मुत्तफ़क़ा रद्द अमल के लिए तैयार हो गई है। ओवरऑल बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। फुल कोर्ट इजलास हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स की जानिब से जो गाइडलाइंस हैं या जो उनके जो तजावीज़ हैं वह पहुँची हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शायद तमाम बार एसोसिएशंस की कार्रवाई इस तमाम मामले में उतनी ज़्यादा मुतहर्रक नहीं देखने को मिली, लेकिन जैसे आपने ख़ुद ज़िक्र किया लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मिसाल हमारे सामने है और इसके शाना बशाना मैं ये भी समझता हूँ कि जो अदलिया की बहाली की तहरीक एक चली थी 2007 के बाद से 2009 में उसके कुछ ना कुछ मकासद पूरे हुए, लेकिन अभी भी जो सफ़र है वो तवील है। उसका एक मुस्बत नतीजा ये था कि चाहे इनफरादी शऊर हो, चाहे तमाम सियासी जमातों का मुत्तहद होना हो, और ये एक नुक्ता कि हमारी तारीख़ में जो अदलिया की ख़ुद मुख्तारी है क्योंकि वो हासिल ना हो सकी, तो ना सिर्फ आइन से इनहराफ किया गया, हमारा जमहूरी निज़ाम भी एक तरह से तबाह बर्बाद किया गया। तो वो चाहे इनफरादी शऊर हो, चाहे अदारों में अब हमें नज़र आ रहा है कि एक तरह से मुत्तहद हो के अब जवाब देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान, बेशक माजी में जो कुछ ना कुछ तनकीद थी मुख्तलिफ जुडिशल लीडरशिप्स पे, तमाम जज साहिबान ने साथ बैठ के कहा कि अब जो हम लाहे अमल तय करेंगे वो हर हाल में पुख्ता होगा और तामीरी होगा। तो मैं समझता हूँ कामरान खान साहब ये तमाम बातें खुश आइंद हैं
और इसकी अशद ज़रूरत है कि अब जो एक दखल अंदाजी का एक सिलसिला एक तरह से 75 साल से चलता आया है, और एक और तरह से जो अब हमें उस एक ख़त में हमें नज़र आया, अब जो मेन जो अब एक आंसर है जो कि बाकी है वो ये है कि अदालत उज़्मा अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, और ये बंद कमरों में एग्जीक्यूटिव के अशख़ास से मिलने के बाद ये कहना कि जी हम सब के सब एक सफ़े के ज़रिए कोई एक जज रुकन की का कमीशन तकर्रर करेंगे, ये मेरे हिसाब से कोई ख़ास मुतमईन करने वाली कारकर्दगी नहीं है, ये अदारा भर है। बैरिस्टर साद रसूल साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि ये अब तजावीज़ कुछ हमें ख़बरें मिली हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि मुतासरा जजेस थे, और अब वो वहाँ पर एक मुत्तफ़क़ा लाहे अमल और एक ऐसा लगता है कि एक यूनाइटेड फ्रंट है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हमें नज़र आ रहा है। हमें वो तजावीज़ नहीं मालूम कि जो लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट के बाद भेजी गई है या सिंध हाई कोर्ट की भेजी गई हैं, लेकिन बहरहाल ये बात अब हम सबको मालूम है कि अब चंद दिनों के अंदर इस तमाम चीज़ का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। हमें नहीं मालूम कि अभी वहाँ पे बेंच कौन सी होगी, क्योंकि जो गुज़िश्ता बेंच है वो टूट चुकी है। और बहरहाल ये तारीख़ का, अदलिया की तारीख़ का हमारा एक और अहम बाब है जिसका फ़ाइनल चैप्टर जो है और इख्तितामी जो पैराग्राफ हैं वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने लिखने हैं। जी खान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ का एक अनप्रेसिडेंटेड, अब से पहले ना होने वाला एक इवेंट है जिसका फ़ाइनल चैप्टर ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने ही लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ही को लिखना चाहिए। सिर्फ हम सब बतौर कौम और ख़ास तौर पे बैरिस्टर असद साहब के साथ मैं शामिल होकर बतौर वकला कम्युनिटी के एक अदना से मेंबर होने के नाते हम सब ये दुआ गो हैं कि ये चैप्टर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखना है थोड़ा सा जल्दी लिखते, इसके अंदर कोई तवालत ना हो, इसके अंदर कोई ऐसा एक सिस्टम ना शुरू हो जाए जिसके पीछे चढ़ के तो सिस्टम लिखने की एक ऐसी हम ट्रेन के पीछे चल पड़ें जो माजी में जिस तरह बहुत से अनासर में हमने देखा कि कोई प्रोसेस शुरू होता है, उसमें शुरू में बड़ी शिद्दत होती है, उसमें बड़ी जिद्दत होती है, लेकिन वो किसी पाया तकमील पर नहीं पहुंचता। तो सिर्फ इस दफ़ा दुआ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की ख्वाह वो गुजारिशात हों जो भेजी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरनल कॉन्वर्सेशन हो, ओपन जो ख़त है वो हो, या दीगर हाई कोर्ट्स में से कोई बात हो, तो जो भी पाया तकमील के ऊपर कोई नताइज पहुँच सकें सुप्रीम कोर्ट से, दुआ भी ये है, गुजारिश भी ये है और उम्मीद भी ये है कि इसको कोई हतमी शक्ल दी जाएगी, और ये सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस नहीं होगा जो हमारी जुडिशल चैप्टर के अंदर, हमारी जुडिशल तारीख़ में मौजूद रहे, जिसको ऑन एंड ऑफ किसी पंच लाइन के लिए मीडिया के ऊपर या कहीं पे यूज़ किया जाए, जिसमें से कोई हतमी नतीजा ना निकले, सिस्टम की बेहतरी ना हो। तो सबसे पहले तो ये दुआ है कि इसमें कोई जल्दी और मुस्बत नतीजा निकलेगा। जी, जो आप असद साहब से बात कर रहे थे, बैरिस्टर साहब से जो आपने बात की, आपकी इजाज़त से मैं उस पर ये बार के रोल के ऊपर एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर असद रहीम साहब ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया बार्स को कुछ क्रेडिट देते हुए, लेकिन इसका दूसरा इसी पिक्चर का दूसरा साइड ये है, इसकी दूसरी साइड ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने जिस तरह इस तरह के मामलात के ऊपर माजी में वो रिएक्ट करती रहीं, वो इस दफ़ा उन्होंने रिएक्ट किया है। ख्वाह वो इफ्तिखार चौधरी साहब का पीरियड हो या 90s की लॉयर्स मूवमेंट हो या मिड 80s की हो या उससे पहले 1970s के इलेक्शन, सेकेंड 77 के इलेक्शन के बाद की हो, ख्वाह कोई भी माजी के अंदर आप लॉयर्स मूवमेंट देखें, उसके अंदर जिस तरह के रिएक्शंस ख़ास तौर पे 2007 से वाली लॉयर्स मूवमेंट के अंदर नज़र आए, वो इस दफ़ा नहीं नज़र आते। और इसकी एक बड़ी, मेरे ख़्याल में, मेरी नाक़िस राय में, इसकी वजह यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी एनालाइज़ करें तो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में इससे कतई नज़र के पॉलिटिकल पार्टी कौन पावर में थी, तमाम बार काउंसिल्स ने, तमाम बार के लीडरान ने, तमाम बार की तंजीमात ने एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ कहा कि हम जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए खड़े होंगे। यहाँ तक भी कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई 2008 में, तो भी लॉयर्स मूवमेंट के वो लोग जो लॉयर्स मूवमेंट को लीड कर रहे थे, एतजाज़ अहसन साहब की तरह, वो लोग पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपनी मूवमेंट के साथ खड़े रहे, पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ली बल्कि एक जुडिशल पोजीशन ली और उसको परसू किया।
यहाँ पे लगता ये है कि जो बार के ओहदेदारान हुकूमत वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं, इस PDM2 की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं, जो उनका इन्फ्लुएंस है बार्स पे, जिस हद तक उनका इन्फ्लुएंस है बार्स पे, तो बज़ाहिरन एविडेंस ये कहती है, अभी तक की जो हम न्यूज़ मीडिया में अदालतों में देख सकते हैं कि उन लोगों ने जो हुकूमत वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बार के अंदर अलाइनमेंट्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने इसको कभी कमीशन की तरफ मगर ये महज ये बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खामोश है या पाकिस्तान बार काउंसिल खामोश है। बैरिस्टर असद रहीम साहब, हमने ये देखा है कि अब से कुछ ही दिन पहले की बात है, और मगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला आने के बाद के चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक तकरीब में शरीक भी हुए। वहाँ उन्होंने तकरीर भी फरमाई और जिसमें कि उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात को अंडरलाइन किया कि वो मुंतखब वकला तंजीमों को उनके साथ अलाइन करेंगे या उनकी बात को ज़्यादा सुनेंगे। तो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर पाकिस्तान बार काउंसिल खामोश है या सुप्रीम कोर्ट बार खामोश है, तो बहरहाल उनकी कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे या नज़रियाती तौर पे फ़िलहाल एक मुताबिकत है इस वक्त की जो अदालत उज़्मा है या ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब है। आप कह तो दुरुस्त रहे हैं कामरान खान साहब कि शायद ऐसा हो कि मेंटली या इंटेलेक्चुअली कोई ना कोई आपकी अलाइनमेंट हो, और मैं साथ साहब से भी इत्तेफाक करता हूँ कि बार एसोसिएशन उस तरह नहीं मुतहरक थी जिस तरह उनको होना चाहिए था। मुझे बस अफसोस ये है कि आप कहेंगे तो यही कि आइन की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो, जो कुछ भी हो उसके साथ हम खड़े हैं, लेकिन आखिरकार जो आपका एक्शन होता है, जो अमल होता है, जो आप चीज़ को तब्दील करते हैं, वही चीज़ तारीख़ में लिखी जाती है और उसी का कुछ ना कुछ असर होता है। जो हमने पिछले कुछ हफ्ते अदालत उज़्मा की जानिब से देखा, उसमें भी ये तमाम बातें थीं जिनका आपने ज़िक्र किया। बार एसोसिएशन सामने आए, एग्जीक्यूटिव सामने आए, तमाम अशख़ास सामने आए, लेकिन आखिरकार वो तसद्दुक़ जिलानी साहब का मैं एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेटर फेमिलियस, आखिरकार जो ज़िम्मेदारी है वो तो अदालत उज़्मा की बनती थी कि एक बार आप मुत्तहद हो जाएं। हम पिछले 1-2 साल से देखते आ रहे हैं कि आइन के जो सबसे बुनियादी जो प्रोविजंस हैं, चाहे उनका 90 दिन से ताल्लुक़ हो, चाहे उनका बुनियादी हकूक़ से ताल्लुक़ हो, चाहे उनका राइट टू फेयर ट्रायल से ताल्लुक़ हो, वो तितर बितर हो गए हैं क्योंकि हमारे जो जज साहिबान हैं, अफसोस से कहना होता है, मुत्तहद ना हो सके। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी खूबसूरत मिसाल कायम की और 6 जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा, और ये आर्टिकल 209 के दायरे में आता है कि आप हमें बताएं कि तमाम गाइडलाइंस के दायरे में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए अगर इस तरह की भरपूर दखल अंदाजी हो, तो तब भी अदालत उज़्मा का इस तरह का एक रवैया रखना कि जी तमाम अशख़ास आएँ, तमाम लोग बात करें, मैं समझता हूँ ये उस तरह बाअसर नहीं था जिस तरह हो सकता था। और अभी भी यही एक मेरे ख्याल से अदालत उज़्मा को अब ये अहद करना चाहिए कि जो आपके अपने जज साहिबान हैं मुत्तहद हों, यकजहत हों और एक लाहे अमल तय करें कि तमाम सुपीरियर कोर्ट्स आर्टिकल 175 के तहत अब ये जो दखल अंदाजी है इसको बंद करें, ताकि जो पिछले 2-4 साल में आम शहरी का एक जो रिश्ता था अदलिया के साथ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो इतना ज़्यादा एक तरह से उसमें अब एक जुदाई आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, वो भी अब किसी ना किसी तरह से तो बहाल हो। कामरान साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में तो पहुँचेगा, 30 अप्रैल को समाअत भी होगी। अब देखना ये है कि यहाँ बेंच क्या बनती है, क्योंकि एक आम तासुर ये भी है कि शायद यहाँ पर जैसा कि पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने इस इंक्लिनेशन का इजहार किया था कि क्योंकि तमाम जज साहिबान नहीं दस्तयाब थे इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनी थी। अब वो बेंच टूट चुका है जिसने कि इसकी इब्तदाई समाअत की। आपके ख्याल में फुल कोर्ट जो है वो एक प्रॉपर फोरम होगा इस पूरे मामले को एड्रेस करने का, और ये एक्सपेक्टेड है आपके ख्याल में है कि बिल आखिर एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में जो इस कज़िये का हल तलाश करे? देखिए खान साहब, हमने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ही ये बात सीखी कि उन्हीं के लेटर्स के अंदर वो कंपेलिंग आर्गूमेंट्स थे। उन्होंने जो खतूत लिखे अब से माजी के चीफ जस्टिस को,
उमर बंदयाल साहब को, आसिफ सईद खोसा साहब को, दीगर लोगों को, उन जो चीफ जस्टिस साहब ने खतूत लिखे और जो उसके अराउंड बहस हुई मीडिया के ऊपर हो, बार काउंसिल्स में हो, तो हमने इसी बात से सीखा कि जहाँ पे, उन्हीं से सीखा कि जहाँ पे कोई मामला इस तरह का हो जिसमें बहुत सारे लोगों की बड़ी डिफरेंट ओपिनियंस हों, बड़ी स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियंस हों, लोग उसके ऊपर बहुत अपनी जमहूरियत को, अपने जमहूरी रवैयों को, अपनी आइन की पासदारी को मुनसर करते हों किसी मुकदमे के ऊपर, किसी लीगल पॉइंट के ऊपर, तो मुनासिब है कि उसको मैक्सिमम पॉसिबल जजेस सुन लें, और अगर पूरे जजेस अवेलेबल हों तो सब सुन लें। इसकी माजी के अंदर एग्जाम्पल है जब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का केस था जिसमें पीसीओ के जजेस को निकालना पड़ा, तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इकट्ठे बैठे, इवन वो जिनको निकाला जा रहा था, ताकि एक ऐसी जजमेंट आ सके जिसके अंदर कोई ये शक ना करे कि अगर फ़लाँ दो बैठे होते तो फिर ये मुकदमा मुख्तलिफ होता, तो अगर फ़लाँ को इंक्लूड कर लिया होता तो फिर इसका फ़ैसला मुख्तलिफ होता। तो बड़ी अच्छी बात है जो हमें चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद सिखाई माजी में, कि जब कंटेंशियस मुकदमात ख़ास तौर पे हों, ऐसे जो अदालत की साख को अफेक्ट करते हों या आइन की जमहूरियत की साख को किसी तरीके अफेक्ट करते हों, तो ऐसे मामलात के अंदर तमाम जजेस को बैठना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वो अपनी इसी की हुई बात को इस केस के अंदर भी अप्लाई करेंगे। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर असद रहीम। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक बार फिर मईशत की बात करते हैं। और बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए सबसे उम्दा खबर यह है कि मईशत बहाली का सफ़र बहुत ही मजबूत अंदाज से आगे बढ़ रहा है और कंसोलिडेशन की जानिब, मुस्तहकम होने की जानिब मईशत बढ़ रही है। और कल हमने इन मुख्तलिफ मामलात का जिक्र किया था और आज भी वो हमें मामलात आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो एग्जूबरेंस हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देख रहे हैं, इस बैकग्राउंड में कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, ये दीदनी है। और ऐसे मामलात हैं कि यकीनन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज़ की कारकर्दगी है वो मईशत की जो हालिया का जो कैफियत है उसकी अक्कासी करती है। और इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनके वारे न्यारे हो गए हैं और कंपनीज की ने ज़बरदस्त, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर ने शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन बैंक्स होने का सबूत दिया है मुनाफे के लिहाज से। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अल्लाह का शुक्र है कि मईशत का सफ़र बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी का रुझान मुसलसल जारी है और सरमायाकारों के वारे न्यारे हैं। आज स्टॉक मार्केट में तारीख में पहली मरतबा 72,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गई और इस माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट में 30,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, यानी 10 माह में मार्केट 74% बढ़ चुकी है। इसी अरसे में मार्केट कैपिटलाइजेशन 22.7 अरब से 35.7 अरब डॉलर्स हो चुकी है। पिछले 10 महीनों में गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में 11 करोड़ 92 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी भी की। पिछले साल इसी अरसे में सिर्फ 1 करोड़ 29 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई थी। दिलचस्प बात है कि माली साल के आगाज से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन में रुपए और डॉलर के एतबार से 57% इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में मुतादिद कंपनीज रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखा रही हैं। बैंक्स ने तो शशदर कर देने वाले मुनाफे कमाए। एंग्लो फर्टिलाइजर ने डॉलर टर्म्स में 110% मुनाफा तकसीम किया या उसमें इजाफा हुआ। इस साल के पहले क्वार्टर में कंपनी ने 10 अरब का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबिल 144% ज़्यादा है। इसी बुनियाद पर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 80% कैश डिविडेंड अदा किया। मीज़ान बैंक यूबीएल के शेयर होल्डर्स के भी वारे न्यारे हैं। मीज़ान बैंक के शेयर्स में तो दिन दूनी रात चौगनी इजाफा हुआ है और बकौल शख्स से एक अंदाजे के मुताबिक मीज़ान बैंक के जो बेहतरी आई है उसके शेयर में, अगर उसका मवाजना किया जाए तो 2015 में मीज़ान बैंक का शेयर जिसने लिया और जिसने उसी वक्त अमरीकी कंपनी एप्पल का शेयर लिया, इन दोनों का मवाजना करें तो मीज़ान के शेयर्स की वैल्यू में ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया। इस साल भी मीज़ान बैंक ने पिछले क्वार्टर में 67 बिलियन रुपीज़ का मुनाफा कमाया और शेयर होल्डर्स को 70% डिविडेंड अदा किया। यूबीएल ने 15.5 अरब रुपए मुनाफा हासिल किया और इसके शेयर होल्डर्स ने भी फी शेयर 110% मुनाफा कमाया। बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैंक्स की गैर मामूली कारकर्दगी से मुताल्लिक, जो कि इंतहाई गैर मामूली है, शायद दुनिया में कहीं पर भी बैंकिंग सेक्टर ने इस अंदाज से तरक्की या मुनाफे नहीं कमाए हैं जैसे पाकिस्तान में कमाए। इसका इहाता करते हैं इस रिपोर्ट में।
स्टॉक मार्केट की गैर मामूली कारकर्दगी की एक और वजह बताई जा रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक की अब होने वाली है उसमें शरह सूद में कमी का इम्कान है, जो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन 22% की सतह पर है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF का वक्त अगले माह पाकिस्तान आएगा और मुज़ाकरात के बाद जुलाई तक IMF से अगला प्रोग्राम फाइनल भी हो जाएगा। इन दोनों वजूहात ने भी स्टॉक मार्केट को 72,000 की सतह पार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस मौजू में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, बहरहाल जो इन्वेस्टर्स के इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड हमें वारे न्यारे नज़र आ रहे हैं, शायद ये 2016-2017 के बाद पहली बार एक ऐसा मौसम आया है कि जिसमें कि स्टॉक मार्केट में एक्सूबरेंस है, एक्साइटमेंट है, और वो सस्टेन्ड एक्सूबरेंस और एक्साइटमेंट, और ऑब्वियसली बेपनाह लोगों को मुनाफे हो रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान भाई। बिल्कुल तकरीबन 7-8 साल के इंतज़ार के बाद कुछ डिसेंट रिटर्न्स स्टॉक मार्केट ने पोस्ट किए हैं। ऑल्दो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये मार्केट डबल हो गई है या 75-80% बढ़ गई है, मगर ये एक्सपेक्टेड था। इसमें कुछ देर ज़रूर हुई, और अब जो हालात हैं मईशत के और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में बताया कि IMF से मुज़ाकरात भी बज़ाहिर लग रहा है कि सही जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सेंटिमेंट्स ख़राब हुए थे पिछले 4-5 सालों में वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गए हैं। और हम यही देख रहे हैं कि ऑल्दो इंडेक्स जो है 72,000 हो गया है, $15 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है, इसके बावजूद जो पी है वो भी अभी 4-4.5 के करीब है। और जो बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की, उसका भी पी जो बड़े बैंक्स का है 4 से कम है, और छोटे बैंक्स का अभी भी 2 से कम है। तो ये एक बहुत बड़ी रिकवरी आई है, मगर इसके बावजूद जो वैल्यूएशंस हैं वो इतनी अट्रैक्टिव हैं कि लग रहा है कि मोमेंटम फ़िलहाल जारी रहेगा। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो हमने कहा कि जो बैंकों के मुनाफे हैं वो शशदर करने वाले हैं, जो बैंकों के शेयर्स में इन्वेस्टर करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके वारे न्यारे हैं, और जो कैपिटल गेन आया है यानी कि शेयर की कीमत में इजाफा हुआ है, फिर जो मुनाफे बांटे हैं बैंकों ने, वो शायद दुनिया में कोई बैंकिंग सेक्टर हो जो कि इसका मुकाबला कर सके। तो ये पाकिस्तानी बैंकों ने कि क्या हाथ में क्या गुर आया है, किस वजह से ये हो रहा है? कामरान भाई देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जिस इकॉनमी में डिप्रेशन हो, जहाँ पे इन्फ्लेशन 25-30% हो, GDP बढ़ नहीं रही हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा हो, वहाँ पर नॉर्मली बैंक तो लॉसेस होते हैं, चाहे जिसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं या बैड लोन्स होते हैं, क्योंकि जो सरमायाकार है जिन्होंने बोरो किया होता है बैंक से वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल से स्टेट बैंक ने बहुत ही अच्छा काम किया है रेगुलेट करने का, और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बावजूद, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बावजूद बैंकिंग सेक्टर जो है वो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। तो एक तो ये चीज़ थी जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे ममालिक से। दूसरी जानिब चूँकि हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़ी बोरोवर है, फिस्कल डेफिसिट पिछले 4-5 सालों से 7-8% है, और इंटरेस्ट रेट 20% हो गए हैं, और मुल्क में आधे लोग जो हैं, ये 1/3 लोग अभी भी अपना पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट बैंकों के प्रॉफिट में भी आता है, बट बैंकों के साथ साथ और शेयर होल्डर के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान भी अरबों रुपए से कमा रही है, क्योंकि हुकूमत का टैक्स भी बढ़ रहा है। और जिस तरह आपने एनालिसिस बढ़ाया, एक आम बैंक जो है पिछले 12 महीने में उसने 100 से 150% तक रिटर्न दिया है। और जिस तरह मैंने कहा कि इसके बावजूद जो बैंक्स के प्राइस अर्निंग रेशो है, इतने लो प्राइस अर्निंग रेशो हार्डली किसी मुल्क में इस वक्त होंगे। एक और चीज़ जो कि जिसका हमने जिक्र भी किया और आपकी रिसर्च में भी बात थी कि सिर्फ बैंक नहीं है, दूसरे सेक्टर में भी बड़ी ज़बरदस्त एक्सूबरेंस है। अब आपने एग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में बताया कि जिसने एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर ख़रीदा तो उसको डॉलराइज 110% रिटर्न मिल गया है, डॉलर टर्म में भी अगर लगाए पिछले 1 साल के दौरान। और जैसे कि अभी हमने अर्ज़ किया कि 10 साल पहले अगर किसी ने मीज़ान बैंक का ख़रीदा शेयर पाकिस्तान में, या एप्पल का ख़रीद लिया उसने कहीं पर भी, तो उसमें भी जो है वो मीज़ान बैंक जो है वो एप्पल के शेयर्स के जो इन्वेस्टर है उससे आगे नज़र आता है। ये तो मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम कर रहे हैं। 110% डॉलराइज रिटर्न जो है, और फिर इस किस्म का की जो गेन है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर को कब अट्रैक्ट करेगी, उस लेवल पे अट्रैक्शन? मुझे मालूम है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान
बहुत सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आया है, लेकिन उस लेवल की अट्रैक्शन कब हम देखेंगे? देखिए कामरान साहब, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ है उसमें 3 सेक्टर जो का दारोमदार शायद डायरेक्ट इकोनॉमी से नहीं होता है, इसलिए एक आम आदमी को ये कन्विंस करना मुश्किल होता है कि प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, जिसमें बैंक्स का हमने जिक्र कर लिया। ऑयल एंड गैस जो है वो एनर्जी की प्राइजेस से, तेल की प्राइजेस से लिंक्ड होता है, और फर्टिलाइज़र भी जो है उसका बहुत ज़्यादा डायनामिक्स इकोनॉमी से साथ नहीं चलते, क्योंकि ये एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के साथ होता है। और आपको पता है पिछले 1-1.5 साल में रूरल इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। राइस की, वीट की, कॉटन की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है, और यही हमने देखा है कि जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, उनके प्रॉफिट्स भी बहुत ही सब्सटेंशियल बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से जो उनके शेयर होल्डर हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। मगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का आपने कहा, हम जिस तरह मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि पिछले 7 साल के बाद इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने देखी है, ऑल्दो वो बहुत सब्सटेंशियल नहीं है, मगर जो नेगेटिव रुख था वो पॉजिटिव हो गया है। और हमें जो क्वेरीज़ आ रही हैं और जो इंटरेस्ट आ रहा है, उससे लग रहा है कि ये जो IMF का लॉन्ग टर्म प्लान हो जाएगा तो मज़ीद इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी भी कुछ खदशात हैं कि अगर इस प्रोग्राम में अगर डिले हुआ या ये प्रोग्राम नहीं हो सका तो पाकिस्तान की करेंसी पे इफ़ेक्ट आएगा, जिसके चांसेस कम हैं। मगर जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो होपफुली मुझे लगता है कि एक डिसेंट फ्लोज़ फॉरेनर्स के जो आ रहे हैं वो मज़ीद आएंगे। तो ये जिस किस्म की हमने सर्ज देखी है इंडेक्स में, और फिर ज़ाहिर है कि इंडेक्स में उसके साथ जिस परसेंटेज पॉइंट में जिस तरह से कोई 100% इजाफा हो गया है, इन तमाम कैफियत में दुनिया भर में तो ये देखा गया कि स्टॉक मार्केट्स में फिर कोई करेक्शन आती है, और फिर एक करेक्शन जो है, तो क्या आपके क्या अंदाज़ा है कि क्या ये वो माहौल है जिसमें कि अब एक कोई करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मगर के बहरहाल खबरें ये हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कट सकता है, फिर ये कि IMF का प्रोग्राम हमारे पास आने वाला है, इसमें तो हम देखेंगे, अंदाज़ा तो ये होना चाहिए कि इससे सर्ज ये जारी रहेगी। देखिए करेक्शन आती रहती हैं, और हो सकता है कि शायद आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में अगर इंटरेस्ट रेट नहीं कटे तो शायद करेक्शन आ जाए। इसके अलावा भी अगर कोई IMF की ऐसी कंडीशन आ गई जिसको हुकूमत को, आवाम को पास ऑन करने में दुश्वारी हुई तो भी करेक्शन आ गई। मगर ये बुल रन है और वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव हैं कि अगर जहाँ पे मार्केट 3000 पॉइंट बढ़ती है तो वहाँ पे 1000-1500 पॉइंट करेक्ट भी हो सकती है। तो करेक्शन ज़रूर आएगी, मगर कोई इतनी सब्सटेंशियल करेक्शन नहीं आएगी कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वैल्यूएशंस को देखते हुए और आने वाले IMF के प्रोग्राम को देखते हुए पॉजिटिव ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सियासत के मैदान की भी खबर ले लेते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के जो भी नताइज रहे हों, जितना भी मुतनाज़ रहा हो, बहरहाल उसको इक़्तिदार मिल गया है पंजाब में भी और सेंटर में भी, मगर उसके बावजूद पार्टी अंदरूनी बेचैनी का शिकार नज़र आती है, सियासी तौर पर कमज़ोर नज़र आती है, फ़िलहाल लीडरलेस भी नज़र आती है। नवाज शरीफ साहब सदारत बाकायदा एक्टिवली लेने से कतराते नज़र आते हैं। अंदरून नून लीग का ये अहवाल हम आपको देंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बाखबर नून लीगी ज़राए कहते हैं कि हाई ब्लड प्लस इक़्तिदार लेने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी बेचैनी बढ़ गई है। शहबाज शरीफ इक़्तिदार में शरीक नून लीगियों को पार्टी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हुकूमत से बाहर नून लीगी रहनुमा मुतसादिम बयानिए पर गामजन हैं। वो एलानिया तबसरे कर रहे हैं कि असल इक़्तिदार किसी और के हाथ में है और नवाज शरीफ को दीवार से लगा दिया गया है। यकीनन इन नून लीगियों को हुकूमत तो मिल गई, लेकिन जैसा इक़्तिदार मिला है वो सियासी बेबसी की अलामत बन रहा है। वफाक और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग इख्तियारात और फैसला साजी में नून लीगी ज़राए का इसरार यह है कि वह आज़ाद नहीं हैं। बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ को भी समझौता करना पड़ रहा है। चेयरमैन इरसा, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब, DGPR तकरीरों से बाहर आ रहा है। ऐसा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि फ़ैसले नून लीगियों ने नहीं किए। एक आम तासुर यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद से सियासी गैर वाबस्तगी के बावजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना बल्कि हुकूमत में सबसे ज़्यादा बाअसर हैं। शायद यही वजह है कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ समेत दीगर नून लीगी मुसलसल मुतसादिम और मुतनाज़ बयानात देने की मशक़ करते नज़र आते हैं, और जो लीडर जवाबी वज़ाहतें दे रहे हैं उनका मौक़िफ़ भी पार्टी बयानिए पर मज़ीद कन्फ्यूजन फैलाता है।
बहरहाल जाहिर है कि नून लीग के बड़े बड़े अहम नाम जो 8 फरवरी को शिकस्त खा गए थे उनको सेनेट इलेक्शन या ज़िमनी इंतखाबात में निस्बतन महफूज नशिस्तों के टिकट नहीं जारी किए गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़, आसिफ किरमानी, शेख रुहेल असगर की जगह नून लीग को मोहसिन नकवी, औरंगज़ेब, अहद चीमा को पार्लियामेंट में जगह देनी पड़ी। सिफारशी वज़रा और सेनेटर्स के असर रसूख पर हलचल ने नून लीग बमुकाबला नून लीग का महाज गर्म किया, जबकि इलेक्शन में मनसेहरा के इलाके से शिकस्त और लाहौर के हल्के से मुतनाज़ जीत ने नवाज शरीफ की सियासी पोजीशन को काफ़ी धचका पहुँचाया है। कहने को पार्टी पर अमलन नवाज शरीफ का गलबा तस्लीम किया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ पार्टी सदारत से कतराते नज़र आ रहे हैं और बच बच के चल रहे हैं। नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत से बेजारी का ये आलम है कि असम्बली रुकनीत का हल्फ उठाने के बाद सिर्फ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर ममलिकत के इंतखाब या सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जनाब नवाज शरीफ की गैर हाज़िरी को महसूस किया गया। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुजरे 6 हफ्तों में एक मरतबा भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस नहीं गए। ताहम वो मरीम नवाज़ की रहनुमाई के लिए पंजाब हुकूमत के मामलात में किसी हद तक दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दिए हैं। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर नवाज शरीफ अचानक चीन चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पार्टी कायद के दौरे चीन की खबरों की पहले तस्दीद की और बाद में इसको शेड्यूल मेडिकल चेकअप करार दिया, जबकि पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने दुरुस्त मालूमात दी कि तिब्बी मायने के बजाय नवाज शरीफ एक सनती नुमाइश में शिरकत के लिए चीन गए हैं। नून लीग की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसकी क़ुव्वत, सियासी क़ुव्वत, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। बज़ाहिर ये लगता है कि नून लीग ने 2024 के इलेक्शन में जो भी उसके नताइज रहे उसके बाद इख्तिदार तो हासिल कर लिया, पंजाब में भी और वफाक में भी, लेकिन पार्टी की जो अपनी साख है या पार्टी की जो अपनी क़ुव्वत है या पार्टी की जो अपनी का मकाम है उसको बड़ी ज़क पहुँची है और वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होती नज़र आई है सियासी तौर पर नून लीग। बिल्कुल कामरान, सूरत हाल यही है कि एक तरफ तो ठीक है इनको इख्तिदार तो मिल गया है, लेकिन ये है कि ये अक्सरियती जमात नहीं है थी, उसके अलावा फिर एक कोalition बनी है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि सबको अंदाज़ा है, खुद PMLN को भी अंदाज़ा है कि ये जो उनकी कामयाबी इलेक्शन में थी, जो भी हुई है पंजाब के अंदर फरवरी 8 के, वो एक हकीकी तौर पे वो कामयाबी नहीं थी। और ये मेरा ख्याल ये है कि आप प्राइवेटली जिससे ही बात करें PMLN से, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब इस हालत में आप इख्तियार में लाए जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका अपना जो एक इख्तियार है वो तो कम हो जाता है, क्योंकि जब इस किस्म की हुकूमतें बनती हैं जिसमें ये पूरा का पूरा जो है उनका दारोमदार पे एक इदारे पे होता है या एस्टेब्लिशमेंट पे होता है, तो फिर उनकी जो है एक लिहाज से जो एक खुद मुख्तारी है या हुकूमत चलाने के लिए जो उनके अपना प्रोग्राम है वो तो पीछे रह जाता है। और हकीकत यही है कि अगर देखा जाए तो ये हाइब्रिड प्लस है, हाइब्रिड जो हम इमरान खान की हुकूमत को कहते थे कि हाइब्रिड रूल है, तो ये तो हाइब्रिड प्लस है, क्योंकि इसमें तो अब ये भी नजर आता है जो कि पहले हमें नजर नहीं आता था कि जो अहम वज़रा जो हैं उनका तकर्रुर भी एक लिहाज से देखा जाए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है और वो जो हुक्मरान पार्टी उसके मेंबर नहीं है। अब वज़ीर दाखिला साहब को देख लें, उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है इस वक्त, लेकिन वो इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत या सबसे पावरफुल जो मिनिस्ट्री है उसको हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। तो यही बात आम सबको पता है कि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितने मजबूत रहे हैं। तो यही चीज़ें हमें और लोगों पे भी नजर आती है। एक और चीज़ जो हम महसूस कर रहे हैं जाहिद साहब कि ये जमात जो है इस वक्त अगर देखें तो प्रैक्टिकली लीडरलेस नज़र आती है। नवाज शरीफ साहब उस अंदाज से पार्टी चला नहीं रहे कि जैसे कि वो एक्टिव लीडर हैं या कायद हैं इस जमात के। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब नाम के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन पार्टी अफेयर्स के हवाले से उनका वो इन्फ्लुएंस नहीं है जो पार्टी के प्रेसिडेंट का होना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब जनरली भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते पूरे मामलात में, माँ सवाए मरीम नवाज साहिबा के मामलात के हवाले से जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। तो इफेक्टिवली ये पार्टी जो है इस वक्त लीडरलेस नज़र आ रही है। देखिए कामरान, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो पार्टी के अंदर तासुर यही था और यही फैसला भी नजर आता था
कि नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर उनको अक्सरियत मिल जाती है। लेकिन जो नतायज जिस तरह से हुए हैं इंतखाबात से, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर पोजीशन जिनकी हुई है वो नवाज शरीफ साहब की हुई। आपको याद होगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम अखबारात में ज़मीन में शाये हुए थे कि चौथी बार, और ये लेकिन जब नतायज आए हैं तो आप सबको पता है कि उनका PMLN को अक्सरियत नहीं मिल सकी। और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि खुद नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा धचका लगा। वो अपनी मानसरा से जो लड़ रहे थे उसमें बुरी तरह हारे, और खुद लाहौर की जो सीट थी अगर देखा जाए तो उनकी जीत जो है वो भी मुतनाज़ा है। तो ये जो है जो उनकी ये उम्मीद थी कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। अब जो है सूरत यह हाल ये है कि पार्टी जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत कमज़ोर एक तो ये है कि उसके अंदर एक तो डिवीज़न जो पहले भी मौजूद था, नवाज शरीफ साहब के जो लोग चाहते थे और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग थे, या वैसे तो देखा जाए तो ये नहीं कहा सकता है कि कोई अलग अलग फैक्शन है, लेकिन पार्टी के अंदर सबको पता था कि ये एक तकसीम वाज़े तौर पे नज़र आती है। बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ थे, और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।